हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम स्टडी विद प्रयास के हमारे इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने आने वाली जो रीट और सीटेट जैसी जो परीक्षाएं हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से के अंदर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं और वहाँ से आने वाले जो प्रश्न हैं, खास करके आपकी जो बाल विकास और मनोविज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें आपको रट लेना है, प्रश्न वहीं से बनता है और लगभग बन चुका है। यदि हम पहले की हुई सभी जो सी टेट है और जो हमारी रीट और सभी स्टेट की जो टेट परीक्षाएं हैं उनका यदि हम देखते हैं, खास करके सी टेट और अदर स्टेट की टेट और हमारी जो रीट परीक्षा, तो हम देखते हैं कि हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला जो भाग है, हम यहाँ पर रीट 2024 के एक साइकोलॉजी वाले पार्ट, खास करके हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो हमारा हिस्सा है उस भाग में, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2, 1 से 5 और 6 से 8 का यदि हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये सिलेबस देखते हैं, ठीक है, उस प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्नों की संख्या होती है, हम जानते हैं कि कुल वहाँ पर प्रश्न 30 होते हैं। हमारे पेपर का जो सेक्शन पहला है, खंड 1, उसमें कुल प्रश्न संख्या 1 से 30 तक 30 अंकों का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हम सब बड़े संक्षिप्त में यहाँ पर आपके सामने देखने जा रहे हैं। पहली इकाई देखो, एक बात आपको बता देता हूं मैं कि यहाँ पर हमारे पास कुल इकाइयों की संख्या 5 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या 30 है। तो आप इसका औसत निकालते हैं तो हर यूनिट से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं होती है। तो पहली इकाई जो आपकी बाल विकास है, उस बाल विकास टॉपिक या इकाई से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो 6 प्रश्न अपन को मिलते हैं, आपको वहाँ पर क्या क्या देख लेना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिन्हें आप रिवीजन में ले लें। जैसे एक क्वेश्चन आपका 100%, अगर आप पिछली सभी परीक्षाओं को आप विश्लेषित करें, एनालिसिस करें, तो देखा जाता है तो वृद्धि और विकास की जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसमें वृद्धि विकास के डिफरेंस पर, अंतर पर, है ना, एक प्रश्न है जो वहां पर बार बार पूछा गया है। तो आपको वृद्धि और विकास के अंतर को लेकर के जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना होता है। इसी प्रकार विकास के जो नियम है ना, विकास के जो सामान्य नियम है उन पर भी प्रश्न आता है। खास करके आपका जो दिशा क्रम का एक नियम है, ठीक है, उस दिशा क्रम के नियम में प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट और सिफलोकाउडल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पर अक्सर प्रश्न आता है। एक नियम आपका विकास का जो वर्तुलाकार विकास की गति जो वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उस पर भी क्वेश्चन बार बार आया है। तो आप विकास के उन नियमों को भी देख लें। साथ ही देखो, आपकी 6 क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, एक विकास के नियम से हो सकता है, एक आपके विकास के जो सभी सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसके अंदर आप पियाजे का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है ना, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ठीक है, एरिक्सन का सिद्धांत है। तो उन सभी सिद्धांतों में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बार बार आए हुए हैं, तो उन सिद्धांतों को भी आप देख लें। साथ ही विकास के विभिन्न जो आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, नैतिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, तो इस प्रकार उन आयामों और उन विकास के जितने भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि अवस्थाओं की विशेषताओं पर भी प्रश्न आते हैं कि श्वेतावस्था की विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, उनकी डेफिनेशंस कभी आ जाती है। तो आपको इस यूनिट के अंदर ये जो 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें उनको अच्छे से देख लेना होता है। साथ ही एक टॉपिक यहाँ पर इसी यूनिट में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका है, जिसमें वंशानुक्रम पर मोस्टली क्वेश्चन आए हैं
कि हेरिडिटी क्या होती है, वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, ठीक है। और साथ ही वहां पर वंशानुक्रम के नियमों पर भी प्रश्न बनते हैं कभी कभी कि वंशानुक्रम से जुड़े हुए जो आपके लेमार्क, मेंडल, बीजमैन आदि के जो नियम है उन नियमों को भी आप रिवीजन में ले लें, क्योंकि ये यूनिट जो है बड़ा ही एक कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट है, बहुत छोटा सा है, संकुचित है, लेकिन बड़ा विस्तृत है। तो इस यूनिट को आप, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, विस्तृत यूनिट है, इसको आप कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इकाई नंबर 2 देखें आप। इकाई नंबर 2 के अंदर जो 3 टॉपिक है, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, उसके टाइप्स और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इस पर एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर बनेगा, ठीक है। साथ ही व्यक्तित्व अपना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, पर्सनैलिटी है, जिसके प्रकारों में से अक्सर व्यक्तित्व के प्रकारों में से क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो प्रकार आपके युंग का प्रकार पूछा हो या हिप्पोपोटामस है ना, हिप्पोक्रेट्स का जो आपका टाइप पूछा हो, ठीक है। वहां पर कैटल का शील गुण सिद्धांत पूछा हो, आल्पोर्ट का शील गुण सिद्धांत पूछा हो, विशेषक सिद्धांत पूछा हो, ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी क्वेश्चन बनता है। और व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं आपकी, व्यक्तित्व मापन की जो आपकी प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड्स हैं, उन पर भी प्रश्न वहां पर जरूर आपको मिलेगा। तो आपको इसके प्रकार, ठीक है, इसके टाइप्स, इसकी कॉन्सेप्ट और उसके मेजरमेंट पर क्वेश्चन मिल सकता है। इसी प्रकार बुद्धि सिद्धांतों को भी बात करते हैं तो सिद्धांतों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, खास करके त्रिआयामी सिद्धांत देखा है ना, त्रिघटकीय सिद्धांत की बात करें, बुद्धि का 5 मॉडल की बात करें, बुद्धि के आपके एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, समूहकारक, है ना, ये सब सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर हमेशा प्रश्न बना है, वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के इस बहुबुद्धि सिद्धांत में जो बुद्धि के जो प्रकार बता रखे हैं, बुद्धि के जो टाइप्स बता रखे हैं, उन टाइप्स में से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो आप बहुबुद्धि सिद्धांत को बड़े गहनता से कर लें। साथ ही बुद्धि मापन, है ना, बुद्धि मापन में जितने भी आपके टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि मापन की जो विधियां हैं, उनको भी आप अच्छे से कर लें। जैसे व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, वैसे बुद्धि मापन की भी विधियां हैं, उनको भी कर लें। इकाई 3 जो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो आपका वेरियस लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लर्नर्स, अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जैसे पिछड़े हैं, है ना, मेंटली रिटार्टेड है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, ये ऐसे 4 नाम हैं जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इन चारों में से 2-1 क्वेश्चन आपके यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले, मतलब CWSM जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इन पर भी एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। और एक आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, और इस पर 100% क्वेश्चन बनेगा। तो आप जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, है ना, डिसऑर्थोग्राफिया, है ना, बहुत सारे जो आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज में पढ़ रखे हैं, उनमें से क्वेश्चन आपका उदाहरण के साथ और उसकी डेफिनेशन वाला प्रश्न वहां पर बनता है। तो आप इन वेरियस लर्नर को भी देख लें, दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, इसमें वेरियस लर्नर्स है, और एक आपका अधिगम कठिनाइयाँ है, और एक आपका समायोजन है। तो आप एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समायोजन की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो विधियां हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, ध्यान दें, इस पर उदाहरण से उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको उसका डेफिनेशन ही पूछ ले, या डेफिनेशन से पूछ ले कि ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आपको समायोजन की संकल्पना और उसके विभिन्न जो तरीके हैं, मैकेनिज्म ऑफ जो एडजस्टमेंट है, उस पर भी आपका प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप मान के चले
कि आपके 4 क्वेश्चन तो आपके वेरियस लर्नर्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज से बनेंगे और 2 क्वेश्चन आपके इन समायोजन की रक्षा युक्तियों से बनने के चांस है। तो आपका ये चौथा यूनिट है, ये भी तीसरा यूनिट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवर फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो कहता है वो पूरा फोकस करता है लर्निंग पर। ध्यान दें, अधिगम की संकल्पना, प्रभावित करने वाले कारक, एक क्वेश्चन यहां बन जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आपके अधिगम के जितने भी व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो सिद्धांत हैं, उन 7-8 जो आपकी थ्योरीज है, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके अधिगम के सिद्धांतों से भी बनेंगे, निर्मितवाद से भी बन सकता है, कॉग्निटिज्म से भी बन सकता है, ठीक है, गेस्टाल्टिज्म से भी बन सकता है और व्यवहारवादी सिद्धांतों से भी बन सकता है। और इनके जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उनको जोड़ करके आपको उदाहरण से भी प्रश्न वहां पर पूछ सकता है कि इस प्रकार यदि हुआ है तो इसमें किस सिद्धांत को आप मानेंगे या कौन सा सिद्धांत उसमें काम कर रहा है, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है कि अधिगम की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे चिंतन, कल्पना और तर्क, इनमें से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो ये छोटे टॉपिक है लेकिन इनको भी छोड़ना नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आपको देके जाएंगे। एक आपका ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, अनुभाविक अधिगम क्या होता है, निर्मितवाद उपागम क्या होता है, संकल्पना कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है, अन्वेषण क्या होता है, समस्या समाधान क्या होता है। ये अधिगम करने की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उपागम है जो अधिगम से जुड़े हुए हैं, उन पर भी क्वेश्चन बनता है। और देखो आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऊपर ये जो मैटर था उससे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका अभिप्रेरणा से जरूर बनता है, मोटिवेशन साइकिल अगर आप पढ़ लें थोड़ा सा कि अभिप्रेरणा चक्र, उस चक्र के अंदर जो आप ड्राइव है, मोटिव है, इंसेंटिव है, ये जो उस चक्रों को पूरा करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका उदाहरण से पूछ सकता है, उदाहरण देकर के पूछ सकता है। अब आपका इंपॉर्टेंट एक यूनिट अभी जो 5वां यूनिट है, ये यूनिट आपका इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस यूनिट से भी आपके 6 क्वेश्चन जो बनेंगे, इस यूनिट में पूछने का स्कोप बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर भी देखो मेजर टॉपिक आप देख लें, जैसे एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, ठीक है, एक आपका एनईपी 2020 है। ये जो 3 टॉपिक है, यही आपको 1, 2 संभावना ये है कि न्यूनतम एक क्वेश्चन तो तीनों से बनना ही है, ठीक है। साथ ही आपका मापन मूल्यांकन जो है सीसीई, उसमें जो सीसीई का जो टॉपिक है और इवोल्यूशन और मेजरमेंट का टॉपिक है, इस सीसीई से भी एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उपलब्धि परीक्षण से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं जो काम के हैं। सीखने के प्रतिपल जैसे एक टॉपिक है, लर्निंग आउटकम्स जो आपके लास्ट टाइम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इस लर्निंग आउटकम से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। एक क्वेश्चन आपका जो आपका एक्शन रिसर्च है ना, क्रियात्मक अनुसंधान, इससे भी बनने के चांस होते हैं। तो आप इस यूनिट के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है। आरटी की पहले ही बात कर ली, 1-2 क्वेश्चन आरटी से भी बनेंगे आपके। एनईपी देखो, एनईपी में भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने के इसलिए चांस बनते हैं। इस बार फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनईपी जुड़ा है, तो आप एक तो ईसीसी जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पर एक क्वेश्चन बनना तय है। हमारे एक वीडियो के अंदर एनईपी को बड़े विस्तार से समझा रखा है, वहां से आप इस ईसीसी को डिटेल में देख सकते हो। एक आपका एफएलएन, फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो आपका एक एफएलएन मिशन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान देने के लिए एक एफएलएन करके एक जो मिशन स्टार्ट किया गया एनईपी के तहत, उस एफएलएन को भी देख लिया। तो ईसीसी एफएलएन इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है जिनको आप स्कूल शिक्षा में उसका क्या महत्व है उसको देख लें। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, ये छोटे मोटे टॉपिक इसके अंदर है। एक अभी जो नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, यहाँ से भी आपका मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस है। तो ये यूनिट जो है आपका, वैसे यूनिट के अंदर टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इस बार जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि
इन दोनों, एक तो NEP आपका 2020 और एक आपका ये कंटेम्प्रेरी जो वेलफेयर एजुकेशन प्लान्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उनको भी आप अच्छे से देख लें। ये दो या एक कम से कम एक प्रश्न देकर जाएगा। वैसे यूनिट बड़ा है, इसमें पूछने का चांस और स्कोप भी ज़्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी यदि बन जाए, जैसे कि NCF से एक हो गया, एक मापन मूल्यांकन से हो गया, 2 हो गया, सीखने के प्रतिफल 3 हो गया, है ना, 2009 अपने RT 2009 4 हो गया, शिक्षा नीति से 1 हो गया, 5 हो गया, और लास्ट आपका ये समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है। तो लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बन जाए तो आपका ये यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट बनने जा रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान और आपका ये जो चाइल्ड पेडागोजी वाला पार्ट है, जिसको यहाँ पर आप, है ना, बाल शिक्षा शास्त्र, बाल विकास के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक बार फिर से आप देख लें। पहले यूनिट में आपका वृद्धि विकास, ठीक है, वंशानुक्रम, यहाँ पर व्यक्तित्व बुद्धि के सिद्धांत, तो उसके मापन को लेकर के बात कर लें, विविध अधिगमकर्ताओं की बात कर लें, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की बात कर लें, समायोजन के तरीकों की बात कर लें, अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की बात कर लें, ठीक है, ये सारे उपागमों की बात कर लें, अभिप्रेरणा टॉपिक की बात कर लें। यहाँ पर आपके ये 5-6 टॉपिक है ही सही, NCF है, RT है, NEP है, बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्रियात्मक अनुसंधान है, मापन मूल्यांकन है, CCE है, सीखने के प्रतिफल है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस साइकोलॉजी वाले पार्ट में आपके वहाँ पर महत्वपूर्ण बनेंगे। आप परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है आपकी, आप इनको रिवीजन कर लें। आज की रात, कल की रात आपके पास है, जो कि एक प्रकार से आपके लिए कयामत की रात है ना। अंतिम 2 रातों में आप मनोविज्ञान के इन सभी टॉपिकों का अच्छे से रिवीजन कर ले। निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा। जो मैंने टॉपिक आपको हिंट किए हैं उन टॉपिकों को जरूर देख ले, वहां से प्रश्न बनना बिल्कुल फाइनल है, बन चुके हैं क्वेश्चन। खास करके समायोजन के तरीके देख लें आप, अधिगम कठिनाइयाँ देख लें, अधिगम के सिद्धांत देख लें, विकास के नियम देख लें, विकास के सिद्धांत देख लें, ठीक है, RT 2009 देख लें, NCF 2005 देख लें, NEP 2020 देख लें, बाल कल्याणकारी योजनाएं देख लें, ठीक है, CC को देख लें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और पेपर में क्वेश्चन वहाँ से बन चुके हैं। आज का ये जो हमारा सेशन था वो रीट जैसी परीक्षाओं में, सीटेट जैसी परीक्षाओं में किस प्रकार जो महत्वपूर्ण बाल विकास और मनोविज्ञान के जो टॉपिक जहां से आपको अपना मैटर अच्छे से कर लेना, प्रश्न वहां पर बनेंगे और बन चुके हैं। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर से रीट में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को स्टडी विद प्रयास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी क्वालिफाई हो जाएं। इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम आने वाले समय में और भी बड़ी परीक्षाएं जैसे RPSC सेकेंड ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं में और थर्ड ग्रेड रिक्रूटमेंट परीक्षा में जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, अंग्रेजी है, करंट अफेयर्स है और भी बहुत सारे विषयों का इम्पोर्टेंट जो अलग अलग विषयों के सेशंस लेकर हम हमारे चैनल स्टडी विद प्रयास पर आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं और हमें इसमें अपनी अमूल्य जो समय आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।